इस देश में लगातार नौकरियों का अकाल पड़ा हुआ है और युवा बेरोजगार घूम रहा है। ऊपर से सरकार जिस तरह से जो सरकारी कंपनियां थी उसको लगातार बेच रही है, और चाहे वो रेलवे हो, चाहे जितनी भी पीएसयू कंपनीज है, भारी महारत्न कंपनीज है, सबको बेच दिया गया। अब खबर आ रही है कि किसानों के जो खेत खलियान है उनको भी बेचने की तैयारी शुरू है। ए आर रहमान से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने इनकी वीडियो नेशनल दस्तक पे देखी होगी, जब ये बेरोजगारी के चलते एक टंकी पे चढ़ गए थे लखनऊ में और वहां से इन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की थी। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इतना बड़ा कदम उठाने की आखिर क्या जरूरत पड़ी, जिस वजह से इनको इतना बड़ा फैसला करना पड़ा। तो रहमान, बताइए हमारे दर्शकों को क्या वजह थी जो आप इतना बड़ा फैसला उठाने पर मजबूर हुए। सर, मैं असल में बहुत मजबूर हो गया। कोई ऐसा जॉब नहीं, एक ऐसा डिप्रेशन और टेंशन लोगों को देखते हुए, चूंकि मैं एक सोशल वर्कर हूँ और मैं ये सोशल एक्टिविटी एक तरह से मैं बचपन से करता हुआ आ रहा हूँ। हमेशा मैंने लोगों के हित के लिए काम किया है सर। और उसी सुसाइड करने के एक दिन पहले एक लड़का था छोटू नाम का, खदरा गोमती नदी में उसने मेरे ही सामने सर छलांग लगाई। तो उसको खैर मछुआरों ने बचा लिया। तो जब उससे पूछा गया तो बताने लगा कि बेरोजगारी, भूख के कारण, वो लेबर थे, हरदोई के रहने वाले थे, 24 साल के थे छोटू। और बस वही मेरे रात भर टेंशन रही कि मेरे सामने एक व्यक्ति कूदा और मैं उसे ना बचा पाता तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाता। और भी इस तरह की मैं डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाता हूँ लोगों के हित के लिए, जो पीड़ित लोग होते हैं, परेशान लोग रहते हैं, उसके लिए भी मैं काम करता हूँ सर। तो वो चीज़ एक मेरे जहन में बैठ गई थी। और कितना मेरे ही जैसा एकदम दुबला पतला लड़का था, बहुत ज़्यादा हालात से मारा हुआ था। तो मेरे कारण से इतनी बात नहीं हो पाई थी क्योंकि मेरे बाइक पे सिस्टर बैठी हुई थी, मैं उससे बात नहीं कर पाया था। और दूसरे दिन सुबह, हालांकि उस टाइम रात हो चुकी थी, दूसरे दिन सुबह मैं गोमती नदी के नीचे गया जहाँ पे धोबी घाट के कपड़े धोते हैं, मैं वहाँ पे पता लगाने के लिए गया। तो वो जिस मछुआरे ने सर जान बचाई थी वो भी 6 महीने से बेरोजगार, बता रहे थे कि मछली पकड़ो तो पुलिस तंग करती है, मछली बेचो तो पुलिस तंग करती है। तो इसी तरह से 6 महीने उनके ऐसे ही सब चले गए थे, मछुआरे जो जान बचाई थी जिन्होंने। बस इसी टेंशन में मैं रह रहा था। तो उसके दूसरे दिन मैं चढ़ गया टंकी पे और मेरी एक तरह से ये डिमांड भी थी कि सीएम साहब से मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे कोई सुनता नहीं है। मैं बहुत सारे अपने काम करता हूँ और पेपर वाइज करता हूँ, मैं आरटीआई भी डालता हूँ और मैं तमाम, जैसे नाले कहीं बनने हैं, कहीं किसी को कोई समस्या है तो मैं लेटर देता हूँ, तो उसका सर महीनों हो जाते हैं, जवाब ही नहीं आता है। तो मैंने कहा मैं विज्ञापन भी दे दूं सरकार को, उस पर अगर पूछूं तो क्या जवाब मिलेगा, भरोसा ही नहीं मुझे इतना सर, इतना ढीला काम होता है हुकूमत में। और सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी का वो आलम है कि मैं खुद ही इतने टाइम से बेरोजगार हूँ, टहल रहा हूँ, कोई जॉब नहीं, हर तरह से परेशानी है। जिसके पास मदद के लिए जाओ तो उतनी मदद सर मिलती नहीं है। तो आपने जो डिमांड रखी थी उस वक्त, जब आप टंकी पे चढ़े हुए थे, तो क्या योगी जी से या किसी अधिकारी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, या कुछ आश्वासन, ऐसा कुछ? आश्वासन सर, हाँ, हसनगंज थाना पुलिस जो लगता है हमारा, तो जो लोग मुझे लेकर के आए थे तो वो बता रहे थे कि आपकी बात जहाँ तक पहुँचनी थी पहुँच गई है। मैंने कहा मैं बात पहुँचाने के लिए यहाँ पे नहीं खड़ा था, यहाँ पे मेरा उनसे सीधे सवाल था कि इतनी बेरोजगारी हो रही है और इसका जिम्मेदार कौन है, और लोग मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, और जैसे कि आंकड़े बताते हैं कि आए दिन लोग जान दे रहे हैं भूखमरी के कारण। तो उन्होंने कहा था कि और उन बात संबंधित अधिकारियों से कराई जाएगी, लेकिन उसके बाद सर मुझे थाने पे 1 डेढ़ घंटा बैठाला, उसके बाद मुझे समझा के और उन्होंने सर भेज दिया, क्योंकि आज सुसाइड करना भी एक क्राइम है सर। तो मैंने कहा ठीक है, अगर क्राइम है, अगर मुझे सज़ा मिलेगी तो मैं एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन इस तरह के घुट घुट के जीना सर, वो मैं समझता हूँ ठीक नहीं है सर। तो क्या लगता है, आप खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और इस तरीके से, जिस तरीके से आपने कदम उठाया, पूरे भारत में बेरोजगारी का बुरा हाल है। हर युवा बेरोजगार है आजकल। लाखों लोगों की नौकरी जा रही है। लॉकडाउन के बाद जिस तरीके से कंपनियां बंद हुई, उसके बाद जिस तरीके से आपने कदम उठाया, और आप यूपी में है खासकर, जहां पर योगी सीएम है,
वहां पर लगातार हत्याएं हो रही हैं। तो इस तरीके से जो आपका ये स्टंट था या जो इनिशिएटिव था, कहीं ना कहीं ये आपको डर नहीं लगता कि जिस जहां पे योगी सरकार जो इतनी, जहां पर इतने अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लोगों की हत्याएं होती जा रही है, सिर्फ सवाल पूछने पर आपने इतना बड़ा कदम उठाया? जी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ऐसा कोई कदम उठाऊँगा तो मैंने सोच ही लिया था आज बचना मुश्किल है मेरा, चूँकि मेरे घर वाले भी बहुत फ़िक्रमंद थे, कहाँ चला गया? मैंने फांसी का फंदा तैयार किया और मैंने सोचा कि टंकी पे चढ़ के मैं फांसी लगा के लटकूँगा। जैसे सुभाष चंद्र बोस, उन लोगों को अंग्रेज़ों ने इस तरह लटकाया बीच बीच चौराहे पे, आज आज तक उनको इतना सम्मान दिया जाता है देश के लिए, उन्होंने जान दी, इस तरह के कई वीरों ने जानें दी हैं। तो मैं वीर तो नहीं बनना चाहता था, लेकिन कम से कम एक सवाल ये निशान छोड़ जाता कि ये बेरोजगारी का ये मुद्दा आखिर क्यों नहीं कम होता है। इस पे चैनल वाले भी, आप देख रहे हैं मीडिया वाले, चैनल वाले भी इस पर से कोई बात नहीं करते हैं। और बेरोजगारी की एक वजह ये भी है कि एक्चुअल सरकार ध्यान नहीं देती है। मंदिर मस्जिद से परवाह, मंदिर मस्जिद होता रहता है सर, जब देखो जब चैनल वाले सुशांत जैसे केस के पीछे पड़े हैं, वो सुसाइड कर लिया है सर। अगर आंकड़े उठाएं तो लाखों लोग सुसाइड किए हैं, आज तक उस पर चैनल वाले कभी इतना चिल्ला चिल्ला के नहीं बोले हैं जितना एक सुशांत वाले। एक देश को गुमराह कर रहे हैं सबसे ज्यादा तो ये न्यूज वाले। और दूसरा ये है कि अगर सवाल करें भी तो किससे करें? देश के प्रधानमंत्री वो बोले थे 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए, किसको मिला सर? किसको मिला? नहीं मिला। योगी जी अभी इंस्टाग्राम पे एक पेज पे मैंने देखा था कि वो उत्तर प्रदेश बीजेपी के उस पे पेज पे अपने अपलोड किए थे कि 1.5 लाख लोगों को नौकरी दी जाने लगी। तो सर कहाँ है? मैंने उनके कमेंट बॉक्स में भी जाकर के बोला, कहाँ दी गई है, किसको दी गई है? सब बेरोजगार हैं, सब परेशान हैं, मेरे इतने एजुकेटेड सब दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, सब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सब परेशान हैं। बिजनेस तो सबके बंद पड़े हैं सर। इस हालात में कौन किसकी मदद करेगा? सरकार एक हुकूमत है, उनको चुना जाता है, जनता चुनती है अपने भले के लिए, अपने हित के लिए, कि जिम्मेदार है वो हमारा ख्याल रखेगी। लेकिन ख्याल तो दूर, यहाँ हत्याएं हो रही हैं, मर रहे हैं लोग। उत्तर प्रदेश का जिस तरह हाल है वो सब जानते हैं, किसी से कोई बात छुपी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इनको शर्म नहीं आती है कि ऐसे ऐसे केसेस हो रहे हैं। तो रहमान, आपका प्लान ऑफ फ्यूचर क्या है? क्या जिस तरीके से आप इंडिविजुअल है, सोशल एक्टिविस्ट है, क्यों नहीं संगठन के तौर पे लोगों को जोड़ते हैं जिससे सरकार से सवाल पूछा जाए, उन पे दबाव बनाया जाए? क्योंकि यूपी जैसी जगह पर एक इंडिविजुअल तौर पे सोशल एक्टिविज्म बहुत बड़ी बात है, हिम्मत की बात है, जहां पर लोगों की हत्याएं कर दी जाती है सवाल पूछने पर। हमने देखा कितने पत्रकार मारे गए, कितने सोशल एक्टिविस्ट मारे गए, कितने आरटीआई एक्टिविस्ट मारे गए। जो भी सत्ता से सवाल करता है उसको उसकी आवाज दबा दी जाती है। तो आपको कहीं ना कहीं क्या फ्यूचर प्लान है आपका कि किस तरीके से आप इससे लड़ेंगे? सर फ्यूचर प्लान तो हमारा एक बड़ा रिपोर्टर बनने का था। मैंने दिल्ली में अपने अभी हाल ही में 9 साल गुजारे हैं, बचपन से लेकर 9 साल तक मैं रहा हूँ। और मैं अभी जल्दी हाल ही में जब एनआरसीसी वाला चल रहा था तो काफ़ी माहौल ख़राब था दिल्ली का, तो मम्मी ने मुझे लखनऊ बुलवा लिया। तो मैं लखनऊ आया और यहाँ तो और ज़्यादा बद से बदतर हालात, कोई काम नहीं, कोई जॉब नहीं, लोग बेरोज़गार हैं। और जब सबसे बड़ी बात सर ये है कि जब लोग बेरोज़गार रहते हैं ना तो क्राइम भी करेंगे, हत्या भी करेंगे और 2 नंबर के काम भी करेंगे, चोरी भी करेंगे। इससे अपराध बढ़ता है। हमारा फ्यूचर प्लान था कि मैं रिपोर्टर बनूं, लेकिन फीस इतनी महंगी है, कमाने वाला 8,000 रुपये महीने में, 10,000 9,000, इसमें मैं खर्चा पूरा करूं या मैं पढ़ाई लिखाई करूं? जॉब भी करना है मुझे, फाइनेंशियली ये प्रॉब्लम है बचपन से, शुरू से। पापा मेरे है ही नहीं, बचपन में ही गुजर गए थे पापा मेरे। तो आर्थिक तंगी के चलते फिर भी मैंने बीए जर्नलिज्म की पढ़ाई करी। बस ये चाहता था कि रवीश कुमार की तरह एक बेस्ट एंकर, एक अच्छा एंकर बनना है, सच दिखाना है। मीडिया का जो रोल होता है एक पत्रकार, एक रिपोर्टर का, उस काम को भरपूर ईमानदारी से करना है। लेकिन मजबूर हो रहा हूँ, मेरे भी दिल में कभी कभी ये ख्याल ये आता है कि यार किस ईमानदारी के रास्ते पे मैं चल रहा हूँ। मैं कभी कभी टूटने लगता हूँ इसके कारण। और मेरे मन में भी एक तरह तरह के सवाल आने लगते हैं कि एक ऐसा सिस्टम है जिससे
हम सवाल भी अगर करेंगे तो जेल में डाल दिया जाएगा। प्रदर्शन करेंगे, आंदोलन करेंगे, पुलिस वाले लाठी मारेंगे, टॉर्चर करेंगे। और एक ऐसे मजहब से हूँ, मुझे वो डर लगता है कि ऐसा ना हो कि कल को सर मेरे ऊपर भी मुकदमे लगा दें, केस लगा दें। इसलिए सर तो ऐसी सरकार, ऐसी हुकूमत में बोलते हुए डर लगता है मुझे। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं सर। तो ये रहमान सैफी का दर्द है जो हर भारतीय को सुनना चाहिए और इनका साथ देना चाहिए। हम तो उम्मीद करेंगे कि आप मजबूत बने और मजबूती से लड़े, अपनी आवाज रखें, क्योंकि अभी भी भारत में ऐसे लोग हैं जो सच्चाई का साथ देते हैं। भले ही अभी माहौल खराब है, सत्ता में फासिस्ट लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसे लोग भी जिंदा हैं अभी जो सच का साथ देने वाले हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि रहमान भाई से वो आगे ऐसा कोई कदम ना उठाए, बल्कि जो संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से अपने हक की लड़ाई लड़े, लोगों को जोड़े, जागरूक करे, और जो वो काम करते आए सोशल एक्टिविज्म का वो करते रहे। और हमारी पूरे जो लखनऊ के दर्शक हैं या नेशनल दस्तक के दर्शक हैं, उनसे अपील है कि यार रहमान जैसे जितने भी लोग हैं जो आज बेरोजगारी से आत्महत्या करने पर मजबूर हैं, किसान हैं, गरीब है, मजलूम है, दलित है, मुस्लिम है, उन लोगों की मदद करें। और ये जब भी मुमकिन है जब हम लोग जो दलित है, SC ST OBC माइनॉरिटी है, पिछड़ा है, आदिवासी है, ये लोग जब तक एक साथ नहीं आएंगे तो ये फासिस्ट सरकार जो है तब तक ऐसे ही अपने सत्ता का दुरुपयोग करती रहेगी। तो रहमान सैफी को हम बस इतना ही कहेंगे कि वो हिम्मत ना हारे और अपनी लड़ाई मजबूती से लड़ते रहें, क्योंकि कामयाबी उसे ही मिलती है जो हिम्मत के साथ डटा रहता है, मजबूती के साथ डटा रहता है। नहीं तो ऐसे कदम उठाने पर दुनिया बुज़दिल कहकर भी मुखातिब करती है। तो रहमान से भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके दर्द को हम समझ सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी लड़ाई जारी रखेंगे और जो सत्ता में बैठे फासिस्ट लोग हैं उनसे लगातार सवाल करते रहेंगे। थैंक यू रहमान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।